Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Azin Group of Publications. I'm Nimra Adin, your chemistry teacher, and today we are going to discuss kinetic interpretation of the temperature from chemistry book by Azin Academy. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जितनी भी गैसेस होती हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती हैं और उन छोटे पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. And these molecules are moving and they are constantly colliding with each other and with the wall of the container. और जब वो खुद आपस में टकराते हैं, ये wall of the container के साथ स्ट्राइक करते हैं, तो वो वहाँ पे एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं. उस प्रेशर को हमने ये डिस्कस करना है कि बेसिकली वो जो प्रेशर है वो हमारे पास कोलिजन्स की वजह से है और उसका यहाँ पे क्या फैक्टर होगा, यानी वो हमें कैसे हेल्प आउट करेगा यहाँ पे. तो अगर मैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन की बात करूँ तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन थी PV = 1/3 mnc बार स्क्वायर. अब इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे. उसके बाद अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे यानी मोल्ड करेंगे, इक्वेशन बनेगी PV = 2 / 3 × ½ mnc बार स्क्वायर. P जो है ये प्रेशर को शो कर रहा है, V जो है वो वॉल्यूम को शो कर रहा है, M जो है मास ऑफ द गैस को शो कर रहा है, N नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है और C बेसिकली उसकी वेलोसिटी को शो कर रहा है. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन बनी PV = 2/3. जो ब्रैकेट के अंदर क्या है, कैपिटल N है, उस कैपिटल N को मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल के 2/3 N लिखनी हूँ, जबकि पीछे मेरे पास ½ mc बार स्क्वायर बच गया. और हम पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि E के हमेशा बराबर होती है ½ mc बार स्क्वायर के. इसका मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखी है ½ mc बार स्क्वायर, इसकी जगह मैं E के को पुट कर दूंगी. तो इक्वेशन बन जाएगी PV = 2 / 3, साथ में N और साथ में क्या आ जाएगा E के. अगर मैं N को रिप्लेस कर दूं एवोगाड्रो नंबर के साथ, यानी N को मैं रिप्लेस कर रही हूँ Na के साथ, तो इक्वेशन बनेगी PV = 2/3 NaE. अब इस इक्वेशन में मजीद हम ये पढ़ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन PV हमेशा बराबर होता है nRT के, और अगर आप N की जगह 1 पुट कर दें तो PV जो है वो RT के बराबर होगा. इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास इक्वेशन है इसमें मैं PV की जगह RT पुट कर सकती हूँ. तो PV को मैं रिप्लेस कर दूंगी RT के साथ, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी 2 / 3 NaE के. यहाँ से अगर E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बाकी तमाम पैरामीटर्स को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी 3RT / 2Na. 3R और उसके नीचे जो 2Na है, यहाँ पे R जनरल गैस कांस्टेंट, Na नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ पे फिक्स्ड है, 2 और 3 वैसे ही कांस्टेंट है. तो 3R / 2Na ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी. तो रिलेशनशिप जो बनेगा दैट इज E के = कांस्टेंट और साथ में क्या है T. इसके कांस्टेंट के अगर मैं कांस्टेंट की टर्म्स को हटाऊं तो साइन आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी का. इसका मतलब ये है कि E के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक पोस्टुलेट भी था कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है. उसके बाद यहाँ पे हमने टेम्परेचर ले रहे हैं, बेसिकली हम केल्विन स्केल में ले रहे हैं, और जो यहाँ पे टेम्परेचर होता है ये हमें मेजर करके देता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी को. यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करता है काइनेटिक एनर्जी उतनी इंक्रीज करती है, और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज कर जाती है. इसलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर बेसिकली हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी की इंफॉर्मेशन देता है. उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्लो ऑफ हीट की, तो हमें पता है कि हमेशा चीज़ें जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करती हैं. सपोज करें आपके पास गैसेस हैं, गैसेस का एक मिक्सचर है, तो एक साइड पे आप किसी सैंपल को, फॉर एग्जांपल अगर आप एक चम्मच लेते हैं, उस चम्मच के एक एंड को आप चूल्हे पे रखें तो चूल्हे वाले पे जो एंड होगा वो गर्म हो जाएगा. थोड़ी देर के बाद वो एंड जिसको आपने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है, जो ठंडा था, जिसको आपने चूल्हे पे नहीं रखा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी फ्रंट से हीट ट्रैवल करके बैक साइड पे आ जाएगी और आपको पीछे भी चम्मच गर्म महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी. इसका मतलब यह है कि हीट ने हॉटर रीजन से पोलर रीजन की तरफ ट्रैवल कर दी. तो यहाँ बेसिकली हमारे पास यही बात लिखी है कि हीट हमेशा फ्लो करती है वन पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी की तरफ. तो बेसिकली ऐसा क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जिनको आपने हीट सप्लाई की हुई है उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और वो मॉलिक्यूल वहाँ से दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स के साथ जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी. जैसे ही वो 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे उन मॉलिक्यूल्स को जिनकी एनर्जी कम है. फिर वो जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो मजीद आगे किसी चीज़ से स्ट्राइक करेगा. इस तरह हीट जो है वो एक रीजन से दूसरे और दूसरे से तीसरे ट्रैवल करती जाएगी. कब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा? जब तक कि टोटल जो आपकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती, सबकी एनर्जी जो है वो एक जैसी नहीं आ जाती. तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर. काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर में भी वही बात लिखी हुई है कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ जाती है. तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की एवरेज कैलकुलेट करके देता है. और हमारे पास 2 स्टेट्स हैं बेसिकली, एक लिक्विड और एक गैस, जिनमें
मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उनके में फोर्सेस बहुत वीक होती हैं और वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी का पैरामीटर भी ज़्यादा अफेक्टेबल होता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ सॉलिड्स में, तो सॉलिड्स में इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, उसमें इतनी ज़्यादा मोशंस नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। आप हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो कि स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है हर तरफ से, तो वो वहाँ से मूव आउट नहीं कर सकते, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं शो कर सकते, वो वहीं पे वाइब्रेट करते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इस इक्वेशन को ही यूज़ करके जो हमने पीछे निकाली थी, E K = 3R डिवाइडेड बाई 2Na मल्टीप्लाई T, जिसको आप लोग पढ़ रहे थे। तो ये बेसिकली जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर वाली इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को मैं केल्विन स्केल को सामने रख के बात करूं और यहाँ पे अगर टेम्परेचर की जगह मैं टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो पुट करूं और वो मैं 0 केल्विन में लूँ, 0 केल्विन का मतलब -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड भी है, अगर मैं वो वैल्यू पुट करूं तो कुछ इक्वेशन मेरी कुछ इस तरह से होगी, EK = 3R डिवाइडेड बाई 2Na, और साथ में टेम्परेचर चूँकि मैं 0 केल्विन ले रही हूँ तो इसलिए मैं 0 पुट करूँगी। जैसे ही 0 की वैल्यू पुट करूँगी तो ये फैक्टर ओवरऑल मिला के मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये है कि जैसे ही टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, यानी -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या हो जाती है, 0। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करना बंद कर जाते हैं, वो सीज हो जाते हैं। यानी वहाँ पे हम सपोज ये करते हैं कि वहाँ वॉल्यूम ऑफ द गैसेस बिकम 0, जो हम लोग 4 सेम में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन इस टेम्परेचर को अचीव करना पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। अब तक मिनिमम जो टेम्परेचर हम अचीव कर चुके हैं दैट इज़ 10⁻⁻5 केल्विन। ये कम से कम टेम्परेचर है जो अब तक का हमने अचीव किया है। सो आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।